तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्न पत्र को देखते हैं। इस क्वेश्चन से अपने क्वेश्चन को तो आप लोगों ने ऐसे मिला ही रखा होगा, परंतु फिर भी ये जो आपका सेट है, ये आपका सेट क्या है? तो ये आपके प्रश्न पत्र का सेट नंबर सी है। हो सकता है कि जो प्रश्न अभी मुझे यहाँ पर दिख रहा हो, आपके प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन कहीं नीचे में होगा। अलग अलग सेट कोड होता है, अलग अलग आपके क्या होंगे, प्रश्न का ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान देकर क्या कीजिएगा, मिलाने का काम कीजिएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा। ऐसे में हल्का सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्या दिखे, तो क्लियर दिखे। एक बार अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। आई होप आपको सब कुछ क्या क्लियर दिख रहा होगा। आइए, सबसे पहला प्रश्न है आपका। हो सकता है ये आपका कौन सा सेट है? तो ये आपका सेट सी का है। और आपके प्रश्न पत्र में जो अभी आपका सेट हो, ए हो बी हो, जो भी आपका सेट हो, उसमें यह प्रश्न आपका ऊपर नीचे भी हो सकता है। और जो यहाँ पे प्रश्न है, इसके ऑप्शंस भी ऊपर नीचे होते हैं। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। अन्यथा ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शन नंबर 1 बोल दिया और आप भी प्रश्न देखकर 1 देखिएगा। ये ऑप्शंस भी ऊपर नीचे लिखे रहते हैं, तो पूरे ऑप्शंस को पढ़कर मिलाइएगा। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ। निहितार्थ का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से निचोड़ होता है। तो हम लोग समझेंगे इसे आराम से, परंतु यहाँ पर देखिए, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है? बिल्कुल नहीं। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। सभी लोग दुनिया के समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं? समान रूप से हमारा नहीं होता है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से समझते हैं। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? अलग अलग आयामों में अलग अलग योग्यताएं होती हैं। आयाम का मतलब हमारा पक्ष हो जाता है, आप लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा होगा। अर्थात आपके प्रश्न पत्र में जहां भी ये गार्डनर वाला प्रश्न होगा, उस ऑप्शन में देखिएगा कि जो लिखा हो अलग अलग आयामों में, वही आपका आंसर होगा। सिंपल ऑप्शन नंबर 4 मत खोजिएगा, ये लिखा हुआ भी देख लीजिएगा। हो सकता है ये चीज आपका ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हो, किसी में 3 में लिखा हो, किसी में 1 में लिखा हो, तो ये आपका ऊपर नीचे हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है। अर्थात एक छात्र अपने बारे में कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अर्थात आप अपने हिसाब से कह रहे हैं कि भाई हम पूरा अपना रट के मारे थे, परंतु प्रश्न पत्र का शब्द ही मुझे समझ में नहीं आया, मुझे उस शब्द की समझ नहीं है। उसी प्रकार से अभी कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? तो कोशिश की कमी, प्रयास तो हम लोग पूरा करते हैं, राइट? ये होगा नहीं आपका, किस्मत हमारा होगा नहीं, कार्य कठिनाई होता नहीं है। बचा क्या? तो सिर्फ बचा योग्यता का अभाव। अब हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि योग्यता के हिसाब से हमें बंटवारा नहीं करना है, परंतु ये योग्यता की बात जब एज ए टीचर हो तब। यहाँ पे तो अभी अभी क्या है? तो अभी अपने आप में एक छात्र है, एक स्टूडेंट है, और वो अपने स्वयं की बात कर रहा है। मैं अपने योग्यता की बात अवश्य कर सकता हूं, परंतु हमारे कक्षा कक्ष में हमारे शिक्षक गण हमारी योग्यता के अनुसार बंटवारा करे, वो नकारात्मक होता है। परंतु जो भी लोग हमारे ऐसे मित्र होंगे जो 50 टैग वर्ड वाला वीडियो देखे होंगे, तो सिर्फ योग्यता देखकर इसको काट दिए होंगे। तो यहाँ पे सोचने का स्तर, ये अभी कौन है? एक विद्यार्थी है, एक छात्र है, और आप सभी अपने अपने योग्यता के बारे में, अपने अपने मजबूत पक्षों के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो सारे प्रश्न आपके चिंतन कौशल से ही हैं। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने की एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? देखिए, नहीं क्या है आपका? बोल्ड में लिखा हुआ है। तो जो आपका निगेटिव होगा सही होगा। निगेटिव में कौन है आपका? रटना और दोहराव करना। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? रटना व दोहराव। बाद बाकी हमारे क्या होते हैं? तो सहायक तकनीक होते हैं। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 4, यहाँ पे बहुत सारे मित्रों ने क्या किया है? गलती किया है। क्या लिखा हुआ है कि दोहराव वह बारंबार किए जाना वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? तो मस्तिष्क पश्चात और अधिगात्मक विकलांगता तो है नहीं। बच गया एक आपका एडीएचडी और एक आपका बच गया सोलिन। तो जब भी बात होगा कोई ऐसा दोहराव, कोई कार्य हम कर रहे हैं, उस कार्य में बार बार वही काम, बार बार उसी काम में हम लोग लगे हुए हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? सोलिन क्रम विकार कहलाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है एक दो प्रश्न का आंसर ऊपर नीचे हो,
परंतु लगभग में आपका सही आपको मिलेगा देखने को। आइए, यह है आपका कथन और कारण वाला, सास बहू ससुर वाला आपका प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू करते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। अब ये बड़बड़ाना 2 शब्दों का वाक्य बोलना हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? तो हिंदी के शिक्षण शास्त्र में पढ़ा था, और वहां से आपका यहाँ पे सीडीपी के अंदर में है। आगे कह रहा है कि 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं कर पाते, अर्थात ये कहीं ना कहीं भिन्नताओं को प्रदर्शित कर रहा है। बिल्कुल, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। बिल्कुल, सभी लोगों का क्या होता है? अलग अलग होता है, भिन्न होता है, अर्थात ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? न जाने कितनी बार आपके साथ इस चीज को मैंने शेयर किया होगा कि जब भी हम लोग निज वाक की बात करेंगे तो वाइगोस्की, और आत्म केंद्रिता की बात करेंगे तो प्याजे। यहाँ पे संतुलीकरण लिखा है, प्याजे का शब्द है। अनुकूलन प्याजे का शब्द है। पुनर्बलन हमारा स्किनर का शब्द है। तो 3 को ऑप्शन तो आप ऐसा ही काट दिए, बचा कौन? तो आत्मवाक। आत्म का मतलब क्या होता है? हम स्वयं होते हैं, अर्थात स्वयं की बात हो रही है, इसी को हम निज वाक्य कहते हैं। आंसर क्या हो गया आपका? तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है? तो छात्रों को कोई सहायता नहीं देना। क्या कह रहा है? छात्रों को कोई सहायता नहीं देना। बिल्कुल हम सहायता देंगे। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। अच्छा, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो, इसी को अप्रासंगिक हम लोग पढ़े हैं। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनकी उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। मार्गदर्शन और समर्थन का मतलब क्या हुआ? सहायता देना हुआ। मैं आपके साथ में क्या करता हूं? तो एक प्रकार से सुविधादाता का रोल प्ले करता हूं, मैं आपको सपोर्ट करने का काम करता हूं। सो द करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राइट। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे कह रहा है आपका कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। अच्छा जी, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। क्या ऐसा हम लोगों ने कुछ पढ़ा है कि भाई कक्षा में समता? समता का मतलब क्या होता है? जिसकी जिस तरह की आवश्यकता होगी उसको उस तरह से मदद करेंगे। तो ये तो हमारा गलत हो गया। आगे कह रहा है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। अब देखिए, विभिन्न प्रकार का हमारा जो वैविध्यपूर्ण वातावरण है उसे हम लोग विभिन्न प्रकार से, अर्थात जिस प्रकार का वातावरण होगा उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे, अर्थात ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज ए और आर दोनों हमारा क्या है? तो दोनों का दोनों हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि सामाजिक रचनावादी के अनुसार अधिगम के प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम एक निष्क्रिय, बिल्कुल नहीं। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। अर्थ निर्माण का मतलब क्या हुआ? कि बच्चा कहीं ना कहीं एक्टिव होगा। राइट, आगे बढ़िए। अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। अधिगम हमारा अलगाव का मतलब क्या हुआ? अलग कर देना। अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है। केवल कक्षा में होगा तो अनौपचारिक शिक्षा का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, पता नहीं ये जिनका भी कॉपी है इन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया था। चलिए, प्रश्न संख्या 10। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रतिभाशाली बच्चे की बात हो रही है, हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों को की तुलना में अपेक्षाकृत कभी भी तुलना नहीं करेंगे। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की क्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। अर्थात प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनका सर्वांगीण विकास होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा इसका? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन पे। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। बिल्कुल हम लोग को नहीं नकारना चाहिए। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित हो, बिल्कुल। और नीचे में क्या है? रटने की बात है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित हो। प्रश्न संख्या 12, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक, प से पूर्व आप प से प्रतीकात्मक, कितनी बार आप लोगों ने इसे पढ़ने का कार्य किया होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 13, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए, अच्छा जी, और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही बात है। अर्थात ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पे। ये प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा क्या है, इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा संदेह है, थोड़ा सा मुझे डाउट है। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि हिंज के दुविधा को पेश किए जाने पर, अर्थात लॉरेंस कोलबर्ग साहब ने जो हिंज साहब का कहानी सुनाया था उसे पेश करने के बाद अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, अर्थात चोरी करना सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। अर्थात भाई उसने चोरी कर लिया, अच्छा बात नहीं है, चोरी नहीं करना चाहिए था। अर्थात ये बच्चा कहीं ना कहीं हमारे द्वितीय चरण का बच्चा है जो कि 10 से 13 वर्ष के अंदर में आएगा। और इस बच्चे की सोच कैसी है? तो सामाजिक रूपरेखा वाली सोच है। ये ऐसा हो सकता है, अर्थात ये जो यांत्रिक उद्देश्य है ये तो हमारा होगा नहीं, प्रथम चरण है, और दंड भी हमारा प्रथम चरण है। बच गया 2 गो, सामाजिक सरोकार और विवेक। नैतिकता का विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब क्या हुआ कि नैतिकता को, मोरालिटी को हम नेग्लेक्ट करेंगे, और व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। व्यक्तिगत अधिकार की बात कब होता है? जब हम लोग अपने स्वयं से चिंतन करते हैं स्वयं के बारे में। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, और इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए था सामाजिक सरोकार और विवेक। आगे 1-2 ऊपर नीचे आपका होता ही है, इतना आपको पता है। आप लोगों ने इसका क्या आंसर दिया है जरा आप लोग भी बताने का काम करें। आप अपने मोबाइल को ठीक करें रिया कुमारी जी, यहां से सब कुछ क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे बात लिखी हुई है नैतिकता का विरोधाभास, और विरोधाभास का मतलब क्या होता है? नेग्लेक्ट करना, विरोध करना। नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। और जब कोई बच्चा 3rd चरण में होता है तब वो कहता है कि मेरा ये क्या है, मेरा ये अधिकार है। ऐसे मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सामाजिक सरोकार और विवेक होना चाहिए। सामाजिक सोच से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इन स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, अर्थात चोरी करना सही नहीं है, परंतु अगर उसने किया है तो यह उचित है। ये जो लाइन लास्ट का है, लेकिन यह उचित उचित है, बड़ा ये कंफ्यूजन का लाइन है। फिलहाल के लिए हम लोगों ने इसका आंसर क्या रखा है? तो इसका आंसर मैंने 3 और कॉमा 4 दोनों रखा है। आप लोग भी देखते हुएगा आंसर की में 2-2 आंसर आते होंगे। तो फिलहाल आप लोगों ने जो भी दिया हो 3-4 है, परंतु इसे हम लोग आराम से डिस्कस भी करेंगे। ठीक, तो एक प्रश्न मुझे ऐसा डाउट का लगा। प्रश्न संख्या 15, ये देखिए, अनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश का निर्धारण करती है।
शैक्षणिक सफलता हमारा औपचारिक अनौपचारिक होता है, और अनुवांशिकता हमारा वंशानुक्रम गुण होता है। हल्का सा बदल दिया, पहले आंख का रंग बोलता था, शारीरिक बनावट बोलता था, उसी को बदल दिया। जेंडर के बारे में हम सबने पढ़ रखा है कि जेंडर अपने आप में क्या है, एक सामाजिक संरचना है, और सेक्स अपने आप में क्या है, तो एक जैविक संरचना है, बायोलॉजिकल टर्म होता है। और अनुवांशिकता भी हमारा क्या है, वंशानुगत है, अर्थात सीखने की भी शैली नहीं होगी, सिर्फ आपका क्या होगा, सेक्स होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 4 केवल 1, ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 1, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक, समालोचनात्मक, रचनात्मक, पता नहीं कितनी बार आपने सुना होगा, इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं है, तो जो आपका नकारात्मक होगा वही आपका आंसर होगा। यह खुला प्रश्न अर्थात अपसारी चिंतन, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी, तथ्यात्मक का मतलब आपको मैंने बताया होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर में भी कि तथ्यात्मक का मतलब क्या होता है, फैक्ट्स होता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे रटने के प्रक्रिया से संबंधित हो जाता है, अर्थात तथ्यात्मक नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो गलत होगा वही नहीं वाले का आंसर होता है। प्रश्न संख्या 17, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या दिया, विकास विशिष्ट से समान की ओर बढ़ता है। अरे भाई मेरे, विकास जो है हमारा वह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ना कि विशिष्ट से समान की ओर बढ़ता है। पहले हमें कुछ नहीं पता होता है क्या, पहले आपको सीटेट के बारे में पता था, कुछ नहीं पता था, राइट। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से सन्निहित होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया अर्थात कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको चक्रीय का अर्थ पता नहीं होगा तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, स्पाइरल लिखा हुआ है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि विकास हमारा वर्तुलाकार होता है, अप डाउन होते रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, शिक्षक को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। बात तो अपना भाई सही है, जांच हम लोग करेंगे। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया अर्थात कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रक्रिया, कार्यात्मक का मतलब होता है कार्य में हम संलग्न है, तो कार्यात्मक स्थिरता इसका मतलब क्या हो गया कि कार्य में हम लोग संलग्न है, से बाधित है। बिल्कुल ये अपना क्या हो जाएगा, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, ये हमारा गलत बात हो जाता है, बाधित नहीं होता है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक के भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आइए, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों बिल्कुल कभी भी नहीं कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देंगे। मैं अगर आपको आपके हाल पर छोड़ दूंगा तो आप बस अपने मन से गलतियां करने का काम करेंगे। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। शिक्षक ज्ञान के प्राथमिक स्रोत, शिक्षक क्या है, तो एक फैसिलिटेटर है, एक सुविधादाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित, पूर्व कल्पित का मतलब क्या हो गया, पहले से। सामान्यीकरण क्या कहलाता है, जो पहले से हमारा सोच है वह क्या कहलाएगा, जेंडर पहचान, जेंडर प्रारूप, जेंडर भेदभाव क्या कहलाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 21 नंबर, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल हम ऐसे नहीं देखेंगे।
सभी बच्चे समान पाठचर्या, क्या लिखा है, समान पाठचर्या। समान पाठचर्या का मतलब हो गया मानकीकृत कार्य करना, अर्थात ये भी गलत हो गया। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठचर्या पे, अपने पाठचर्या का मतलब आपने उन्हें अलग कर दिया, बंटवारा कर दिया। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंचते हैं और वे कक्षा के क्रियाएं में शामिल होते हैं, अर्थात सभी बच्चे को अपने आसपास में क्या करना, सन्निहित करना, एक साथ समाहित करके पढ़ाना, चाहे वंचित हो विशेष हो, वही हमारा समावेशी कहलाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आपको फंसाना चाहता है, आपके एग्जाम में आपके जितने भी प्रश्न है वो आपको फंसाना चाह रहा है। जैसे कि देखिए इसी प्रश्न को आप देखिए कि समावेशी कक्षा की बात हो रही है, एक समान बिना भेदभाव से, और क्या लिखा है, विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। अर्थात अगर मैं ऐसा समझूंगा कि मेरे सामने कोई विशेष आवश्यकता वाला बालक है, दृष्टिबाधित बालक है, वो जरूरतमंद है, अरे हमें तो उसे समान लेकर चलना है और उसके लिए समता का उपयोग करना है, तो ये अपना कट गया। सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। तो भाई जो हमारा ऐसा बालक होगा जो दृष्टिबाधित होगा, जिसको सुनने में प्रॉब्लम होगा, तो समान पाठचर्या का पालन का मतलब क्या हो गया, मानकीकृत तरीका हो गया। और मानकीकृत हमारा नकारात्मक है, और जब इस लाइन को पढ़ के हम इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो फिर उस तरह के पढ़ाई का मतलब क्या होगा। क्या आपने ये सब नहीं पढ़ा है? आप कहिए कि बहुत हार्ड था। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठचर्या पे काम करते हैं। अपने पाठचर्या का मतलब क्या हुआ कि आपने सामान्य से उन्हें अलग कर दिया, ये भी आपका कट गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 21। ये प्रश्न देखिए कितना प्यारा सा आपका प्रश्न था। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? अर्थात हमारा जो पूर्व ज्ञान में हमने नए ज्ञान को जोड़ा, जो कि उसका अपना क्या है, अपने कुत्ते की बात हो रही है। अब वो समाज में जितना भी उसको चार को पैर वाला दिख रहा है, सबको वह कुत्ता ही समझ पा रही है। अर्थात उसे हमें क्या करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, समझाने का कार्य करना है। अर्थात ये हमारा देखिए यहाँ पे वस्तु अस्तित्व में टिक लगा हुआ है। वस्तु अस्तित्व अपना समान खोजना होता है। संरक्षण का मतलब किसी चीज को सुरक्षित रखना हो गया, ये हमारा संरक्षण के अंदर में आएगा। अगर मान लीजिए कि आपको इसका आंसर पता नहीं चलता, तब का मैं आपको बात कर रहा हूं। संरक्षण का मतलब कोई भी चीज को संरक्षित रखना। एक बड़े बच्चे छोटे बच्चे का क्या कर रहा है, संरक्षण कर रहा है। अहम केंद्रिता का मतलब स्वयं से बातचीत करना, और वस्तु अस्तित्व का मतलब जो सामान हमारा छुप जाता है संवेदी गामक में। तो तीन को ऑप्शन तो आपका ऐसा ही कट गया, बचा कौन, समायोजन। अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं भी आता तो भी आप ऑप्शंस को छाट के बना सकते थे, एंड द करेक्ट आंसर इज समायोजन। प्रश्न संख्या 23। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में, संरचनावाद मतलब जहां बच्चे की जिज्ञासा रुचि को दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों के द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? व्याख्यान विधि होगा नहीं। पावर पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जो मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा रहा हूँ पीडीएफ में, या जो हम लोग बना कर लाते हैं, वो हमारा पावर पॉइंट की बात हो गई। वीडियो दिखाना, और यहाँ पे क्या लिखा है, खोज, अर्थात निर्देशित खोज का मतलब हो गया कि शिक्षक एक सुविधादाता का कार्य करते हुए समझाने का काम करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, खोज। जहां खोज लिखा हुआ है सकारात्मक चीज। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी याद रखने, छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न किस लिए होता है? तो आलोचनात्मक सोच वाला जो हमारा प्रश्न होता है सो उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए होता है, एंड द ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 25 आपके स्क्रीन पे। शिक्षक को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चे को संवेगात्मक सहारा, संवेगात्मक सहारा का मतलब क्या हो गया, क्या बच्चा को इमोशनली भी क्या कीजिएगा, मदद करने का काम कीजिएगा। संवेग व संज्ञान एक दूसरे से
जटिल रूप से संबंधित है। हमने पढ़ा है कि संवेग व संज्ञान एक दूसरे में क्या है, सन्निहित है, परंतु यहाँ पर ये जटिल शब्द का उपयोग जो किया गया है, अब यह किस रूपरेखा में इसे सीटेट किस तरह से मानकर चलता है, ये तो भविष्य पे डिपेंड करता है। परंतु जटिल का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स तरीका से हमारा संबंधित है, जिसे हम तोड़ ना सकते हैं। ये हमारा एक तरह से बात तो सही लग रहा है, परंतु हो सकता है कि इसमें कहीं इसको वह नकारात्मक रूप भी लेकर चले। ऐसे अगर हम लोग सिंपल इसे पकड़े तो संवेग व संज्ञान क्या होते हैं, एक दूसरे में सन्निहित होते हैं, और हो सकता है कि सन्निहित को यहाँ पे जटिल रूप से अपना कनेक्ट करने का कार्य किया गया हो, कॉम्प्लेक्स रूप देने का कार्य किया गया हो। तो ऐसा अगर सोच होगा तो दोनों का दोनों हमारा क्या होगा, सही होगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज आपने ध्यान दिया है कि पहले जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था तो वहां पर अपना क्या पढ़ते थे हम लोग, मुझे बोलने में भी बार बार मुंह से निकल रहा है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। और इस बार बदलाव क्या है कि ए की आर सही व्याख्या करता है। हल्का सा लाइन में क्या किया गया है, चेंजिंग किया गया है, परिवर्तन किया गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। मानकीकृत है काट देंगे, मानकीकृत है काट देंगे। सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या हो गया कि हमारा सिर्फ सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा, और बाद बाकी जहां भी हम कुछ गड़बड़ किए होंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, अर्थात ये हमारा कट गया। सो द करेक्ट आंसर इज वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। अधिगम प्रगति का मतलब क्या होता है, जिस तरह से हमारा प्रोग्रेस हो रहा है सबको, और सतत व्यापक मूल्यांकन हमारे शुरुआती दौर से होता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 27 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। जरा याद करेंगे आप लोग, सीटेट क्रैकर 2.0 के अंदर में ऑल पेडागोजी जाकर अभी देखिएगा, जहां पर मैंने आपको शुरुआत किया था, जहां पे मैंने आपको गार्डनर के बारे में बताया था, जो हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस किए थे, तो वहां पे मैंने एक मनोवैज्ञानिक के बारे में आपको बताया था, जे रोम ब्रूनर। क्या आप लोगों को याद होगा, शायद याद होना चाहिए। उन्होंने 3 स्टेज दिया था, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनसे प्रश्न बहुत पहले पूछा गया था, और फिर से इनको क्या किया गया है, याद किया गया है। तो ब्रूनर साहब से संबंधित ये प्रश्न था, अगर आपके माइंड में हो तब हम लोगों ने डिस्कस करने का काम किया था। अब मे बी आप यस बोलो या नो बोलो, परंतु आपके पास अवेलेबल होगा, जस्ट गो एंड चेक इट, राइट। तो ये क्या हो गया, ब्रूनर साहब संबंधित आपका प्रश्न हो गया। इनएक्टिव का मतलब होता है पहले क्रिया, उसके बाद अपना क्या है, इनएक्टिव हो गया, आइकॉनिक हो गया, सिंबॉलिक हो गया, अर्थात क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित। ये आपके डीलेट में भी आप लोगों ने इसे पढ़ने का काम किया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक। प्रश्न संख्या 28, आमतौर पे सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्याएं होती हैं, नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम उपलब्धि होती है, बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। आमतौर पर सीखने की अक्षमता की बात हो रही है, और ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, डिसलेक्सिया 100 को क्या करना, तो वाज लिखना। ठीक, चलिए, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 29, बच्चों के लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। लंबाई और वजन में हमारा इमोशन तो इसमें कोई मतलब है नहीं, हमारे मस्तिष्क से मतलब है नहीं, गुणात्मक का मतलब हो गया हमारी क्वालिटी, ये भी कट गया, बचा क्या, तो मात्रात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 30, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पे उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है। बात तो सही है। और पूर्णवास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है।
यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, यह कौन सा अवधि कहलाएगा? तो मुक्त काल तो हमारा कहलाएगा नहीं। निम्नात्मक अवधि होता है खास करके जो हमारा औपचारिक हो गया सो। सहज का मतलब नॉर्मल स्वाभाविक होता है, अर्थात संवेदनशील अवधि कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपके सीडीपी पेपर 1 का क्या हो गया, आंसर की कंप्लीट हो गया। थैंक यू।